बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। नए हफ्ते के आगाज के साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ और बहुत सारी उम्मीदों और दुआओं के साथ आपकी खिदमत में एक दफा फिर हाजिर है। उम्मीद करते हैं ये नया हफ्ता, ये नया दिन और आने वाले नए लम्हात मुल्क के लिए और आपके और हम सब के लिए बहुत बेहतरी का बायस बने। लेकिन वाकई में मैं ये समझती हूँ, बीइंग अ फैन ऑफ ऑल द क्रिकेट टीम्स, जितनी भी पाकिस्तान PSL, ये मुझे देख रहा है, लेकिन सबसे पहले मुबारकबाद लाहौर कलंदर्स को, बहुत ढेरों मुबारकबाद दुआओं के साथ कि क्या मैच, क्या गेम, और क्रिकेट को जिताने के लिए एक एक शख्स का, एक एक खिलाड़ी का और PCB का और सबका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज करते हैं और पहला सेगमेंट हम आपको लेके चलेंगे पॉलिटिकल राउंडेड। अब जाहिर है सियासी माहौल जो है, जितना PSL तो चले इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन अब जो इस वक्त मार्च की सूरत हाल है, सियासी मैदान की सूरत हाल है, उसके बारे में बात कैसे ना हो जाए। बिल्कुल, सियासत का जो PSL है ना वो रूट पर है इसमें। तो अगर हम सियासी मैदान में चलें तो इस हम देख रहे हैं कि जो मार्च का आगाज हो चुका है, और जिस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि इस वक्त अवाम की सबको फिक्र है, और उस सब की फिक्र की वजह से हम देख रहे हैं कि चाहे वो हुकूमती जमातें हों या अपोजिशन जमातें हों, वो मैदान में हैं, सड़कों पर हैं। अब मार्च किया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम अपोजिशन की बात करें तो पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ मज़ार-ए-क़ाइद से जो लॉन्ग मार्च है उसका आगाज हो चुका है। मुख्तलिफ मकामात पर लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल किया जा रहा है। जब वो पहुंचती है, साथ में खिताब भी किए जाते हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से। साथ में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खिताब भी ये कर रहे हैं, और बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि अदम एतमाद का वक्त आ चुका है, अवाम महंगाई में डूब रहे हैं, मुल्क में गैस है ना बिजली है, जमहूरी तरीके से हुकूमत को घर भेजेंगे। बिल्कुल ऐसे ही वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को पेशकश की और कहा कि इमरान खान के साथ बैठ जाएं, वो अपना हिसाब देंगे, आप अपना देंगे। साथ ये भी इतलात हैं कि आइंदा माह की इब्तिदा में तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। इन सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम ने और PTI के रहनुमा फर्रुख हबीब साहब ने। तो पहले हम फैसल करीम कुंडी साहब से, बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर, मार्च का आगाज तो हो चुका है, हुकूमती रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद में डेड लॉक आ चुका है। क्या वाकई ऐसा है? आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल एक अवामी लॉन्ग मार्च कराची से शुरू हुआ जो कि इस्लामाबाद तक होगा, और आपने भी मीडिया पे देखा और तमाम दुनिया ने देखा कि कितने लोगों का हजूम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के साथ सफ़र कर रहा है, जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ। PTI के हमारे दोस्तों को जो है अब घबराना शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो ये कह रहे हैं डेडलॉक हो गई है, फलां चीज़ हो गई है, फलां चीज़ हो गई है। फेक न्यूज़ फैलाने का जो है वो मशीनरी जो है वो PTI के पास है। हमारा कोई डेडलॉक नहीं है। ये अपोजिशन जमातें ही बताएंगी कि हमने कब हमने अदम एतमाद लाना है, किस वक्त लाना है और कौन से दिन लाना है। इनको घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अदम एतमाद बहुत जल्दी आने वाली है और आप देख लेंगे कि डेडलॉक है या नहीं है। वैसे पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकेगा? देखिए, कल से अगर आप देखें वज़रा और उनके तर्जमान जिस तरीके से घबराए हुए हैं, वो सब आपको बौखलाहट के शिकार हैं। कभी एक वजीर आता है स्टेटमेंट देता है, कभी दूसरा वजीर आके स्टेटमेंट, उनकी बौखलाहट आपके सामने है। आप तो एंकर्स हैं, आपने तो बहुत सालों तक प्रोग्राम किए हैं, आप उनके चेहरे पढ़ लें, उनके चेहरों से उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनसे घबराए हुए हैं। अभी तो हमने एक दिन गुजारा है, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि डेडलॉक बिल्कुल नहीं है। ये तो अपोजिशन की जमातों ने फैसला करना है कि हमने अदम एतमाद कौन से दिन, किस वक्त और कहाँ पर जमा करानी है। और ये चीजें जो हैं, ये अब खुद आप देखें अपने एलाइज के साथ, अपने मेंबरान के साथ कैसे उनकी मिन्नतें समाजते कर रहे हैं। हमें खुद PTI वाले जो है मेंबरान कहते हैं हमारी जो है अब इज्जत होना शुरू हो गई। जो 3 साल इज्जत नहीं हो रही थी, अब हमारे फॉर्म भी पढ़ रहे हैं, हमारी इज्जत भी कर रहे हैं, हमें कहते हैं आपके जो मसाइल हम आपको हल करके देते हैं। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अदम एतमाद जो है वो उससे भी ज्यादा तादाद नंबर में कामयाब होगी जब सफरता गिरानी साहब जो है सेंट्रल बने थे इस्लामाबाद से। अच्छा, फैसल करीम कुंडी साहब, जिस तरीके कह रहे हैं कि हुकूमती बयानात भी सामने आ रहे हैं, शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि ये 9 दिन का तमाशा है और 9 दिन के तमाशे के बाद खत्म हो जाएगा। आपके ख्याल में जो लॉन्ग मार्च है ये कितना नतीजा खेज साबित होगी, और साथ में क्या ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देगी? देखें, अगर आप देखें कल जब हम कराची से रवाना हुए और हम जिस शहर से भी गुजरे, बड़ी तादाद में लोगों ने, कल हम रात बदीन काफी लेट पहुंचे और आप बदीन का इस्तकबाल देखें जो चेयरमैन का हुआ,
अवाम तंग है, अवाम इस हुकूमत से तंग है, अवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। पेट्रोल की कीमतें देखें, अब सुनने में आ रहा है कि 1-2 दिन में फिर कीमतें बढ़ा रहे हैं। आप रोजगार के हवाले से देखें, जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा हुआ था वो कहाँ पर गया। आज लोग जो है 2 टाइम की रोटी लोगों को नहीं मिल रही। तो ये चीजें, अवाम तंग है, अवाम तो जो है वो देख रहे कोई मसीहा आए और हमें बचाए, और इंशाल्लाह वो मसीहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी के लिए बनेगी। मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी की मुलाकातें क्या हुकूमत के लिए पैगाम है कि अपोजिशन मुत्तहिद और हुकूमत के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गई है? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, हमने हमेशा रिवायात बरकरार रखी हैं। हम चेयरमैन प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, उन्होंने चौधरी बरादरान से मुलाकात की है, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात की है, वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब मंसूरा भी गए, जमात इस्लामी के सरबराह से मुलाकात की है। हम तो डायलॉग से बिलीव करते हैं। हमने अपने माजी में भी 2008 में भी एक कोलिशन हुकूमत चलाई थी, जिसमें मेजोरिटी जमातें, जिसमें मुस्लिम लीग काफ भी शामिल थी, MQM भी शामिल थी, ANP भी शामिल थी, जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल थी, कुछ अरसे के हमारे साथ जो है वो मुस्लिम लीग नवाज भी शामिल थी। तो ये हमने पहले भी इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर हम चले हैं, और इंशाल्लाह अभी भी जो कोलिशन हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं, जो हमारे अपोजिशन की जमातों की, वो भी इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिलकर चलाएंगे। और आप देखें कि जो मुलाकातें हो रही हैं बड़ी फ्रूटफुल मुलाकातें हैं। और आप देखें कि मुहम्मद सिलाई साहब भी इमरान खान साहब से कह रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह इमरान खान लोगों कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है और हमेशा उनको घबरा रहे हैं, तो इस तरह इंशाल्लाह बाकी इनके जो इत्तेहादी जमातें हैं और इनके अपने मैनेज हैं, वो इंशाल्लाह इसी तरह घबराएंगे इमरान को, जिस तरह इन्होंने आवाम को घबराया। अच्छा वेल साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुलाकातें भी बहुत सी हो रही हैं, मुशावरत भी है, अपोजिशन भी जो हुकूमत के इत्तेहादी उनसे मुलाकातें कर रही है, साथ में अगर हम बात करें जो इत्तेहादी हैं, आप समझते हैं कि वो मुखालिफिन में बदल सकते हैं हुकूमत के खिलाफ? देखें, ये तो नंबर ये हमने अदम एतमाद की तहरीक लेके आनी है, मेंबर्स हमने पूरे करने हैं। हम जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, अपोजिशन की जमात के साथ राब्ते में है। हम हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के साथ भी राब्ते में है। माजी में ये इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी इत्तेहादी जमातें थी, तो कोई पता नहीं चलता किस वक्त आपकी इत्तेहादी जमात की जो है किसी भी मोड़ पे आपको छोड़ दे। और वो इत्तेहादी जमात इस वक्त तंग है, लोग उनसे सवाल करते हैं महंगाई के हवाले से, और आप छोड़ दें और सवाल करें न करें, बोलेंगे कि ये जो इस हुकूमत ने जो 70 साल तारीख में इतनी महंगाई नहीं थी जो आज ये करके जा रहे हैं। लोगों ने कल जो निकले, लोगों ने नए पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने जो है नए पाकिस्तान के खिलाफ जो है लोगों ने आवाज उठा ली है। हम अपना पाकिस्तान और सस्ता पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारे साथ होगी। अच्छा, फिर वैसे क्या लगता है आपको कि अवाम अगर ये सोचे या ये सवाल आए कि पीपल्स पार्टी या PMLN के जो आपस के जितने भी उनके जो है डिफरेंसेस थे, वो क्या दूर हो चुके हैं? देखें, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अपने मंशूर होते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं, पॉलिटिकल इख्तलाफात भी होते रहते हैं, लेकिन किसी मोड़ पे जो है इत्तेहादी जमातें, सियासी जमातें, कभी आपकी दूरियां बढ़ती हैं, कभी आप नजदीक आते हैं। सियासत में ये चीजें होती रहती हैं। माजी में भी अगर आप देखें कि हम इत्तेहाद में हमने बनाए, फिर हमारे डिफरेंसेस हुए बहुत बड़े, फिर हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने फिर PDM बनवाई, फिर हम इकट्ठे चले, फिर इख्तलाफात हुए। तो ये पॉलिटिक्स में रहते हैं, इख्तलाफात होते हैं, इकट्ठे होते हैं। आज अपोजिशन की जमातें जो हैं वो एक पेज पे हैं, इकट्ठे हैं इस हुकूमत के खिलाफ। 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम इमरान खान को घर भेजें, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में कराएं। फिर आवाम की मर्जी है, जिस पार्टी को वोट दे उसका हक बनता है कि वो हुक्मरानी करे। एजेंडा म्यूचुअल है। अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया फजल कबीर, हमारे साथ मौजूद थे। मार्च के हवाले से हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि मार्च के बाद होने के बाद, शुरू होने के बाद क्या क्या लोगों के इंप्रेशंस हैं और किस तरह जो है वो हुकूमत के जितने भी सिचुएशंस हैं वो घबरा रहे हैं। अभी तो मार्च बाकी है, आगे और क्या होगा मार्च में, और इस प्रोग्राम में भी रहिएगा हमारे साथ। सवेरे पाकिस्तान में शाज़िब और माया इस वक्त के बाद होंगे आपके साथ। सुबह
तो बात हो रही है सबसे बड़े पाकिस्तान में सियासत की, लॉन्ग मार्च की, और इससे कबल हम आपको दिखा रहे थे, ब्रेक से कबल बातचीत हो रही थी फैसल करीम कुंडी साहब के साथ। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब साहब, उनसे हम बात करेंगे। फर साहब को खुशामदीद कहेंगे। फर साहब, पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ गई है, साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क की सियासत में लॉन्ग मार्च ने हमेशा एक तब्दीली का किरदार अदा किया है। आप क्या समझते हैं, ये लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात पैदा कर सकती है? देखें, पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च की जो कहानी है वो मेरी तो समझ से बालातर है। बुनियादी तौर के ऊपर तो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च नहीं करना बनता। इनको चाहिए, 13 साल से इनकी मुसलसल जो है वो सिंध के अंदर हुकूमत है, क्या इन्होंने वहाँ पर सिंध के लोगों को गवर्नेंस फराहम कर दी है? क्या वहाँ उनकी महरूमियों को ख़त्म कर दिया है? बेसिकली तो बिलावल अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि लूट मार का मिशन है। वो पापड़ वाले, फालूदे वाले के नाम के ऊपर जो लूटी हुई दौलत है जाली अकाउंट्स के अंदर, उसको बचाना चाहते हैं। सिंध सरकार ने पिछले 13.5 सालों में सिंध की आवाम की तरक्की का पैसा, जो कि एक हारी का पैसा था, जो कि एक आम मजदूर के बच्चे का पैसा था, जिससे उसको स्कूल मिलना था, उसको सेहत की सहूलियात मिलनी थी, वो तमाम चीज़ों को लूट के तो ये मुल्क से बाहर ले गए। अब जो अपनी दौलत बचाने के लिए ये लॉन्ग मार्च करते फिर रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा, ये इनका शॉर्ट मार्च होगा। और ये जितनी मर्जी जो है वो इस किस्म के मार्चेस कर लें, उससे हमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल फारूक साहब, एक तरफ ऑपोजिशन जो है वो मुत्तहिद हो रही है, अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, और साथ साथ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शेख रशीद के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक में लॉकडाउन जो है वो डेड लॉक आ चुका है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि जनाब ये तमाम जितनी भी तहरीक है ये बेकार है? बिल्कुल। देखें, इन्होंने अपोजिशन ने क्या मुतहद होना है, ये इनका 12वां ऐलान है। इससे पहले इनके इस्तीफ़े पहुंच गए, कभी इनके लॉन्ग मार्चेस, कभी अदम एतमादों के 12 ऐलानात ये कर चुके हैं। आपको याद होगा कि इस्तीफ़े क़यादत के पास पहुंच गए हैं। उसके बाद जो है वो मरियम सफदर के जो जेठ हैं, कैप्टन सफदर के भाई हैं, उनका इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली के पास पहुँचा। इनके साबका डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली के पास पहुंचा, उसको हाथ जोड़ के इन्होंने वापस लिए। इस्तीफ़े भी नहीं आए, इस्तीफ़ों की कहानी इनकी ख़त्म हो गई। अब अदम एतमाद के ऊपर ये खुद अदम एतमाद कर रहे हैं, इनका खुद एतमाद नहीं अदम एतमाद के ऊपर। कभी एक दूसरे को ये सिलेक्टेड कहते हैं, कभी बगलगीर हो जाते हैं। शहबाज शरीफ ने तो आसिफ अली जरदारी को सड़कों के ऊपर घसीटना था, वो घसीट तो ये सके नहीं है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि ना इनकी अदम एतमाद आएगी, ना अदम एतमाद के अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत मौजूद है। दूसरा, ही अपने 25-30 अरकान की फ़िक्र करें जो हर इलेक्शन के मौका के ऊपर, सेनेट के इलेक्शन के मौका के ऊपर, अदम एतमाद के मौका के ऊपर, जब भी मामला होता है, गैस का बिल होता है, स्टेट बैंक का बिल होता है, ये उस वक्त गायब हो जाते हैं। इनको उन अरकान की फ़िक्र करनी चाहिए, उनकी खबर लेनी चाहिए। हुकूमत के ख़िलाफ़ ना ही अदम एतमाद ला सकते हैं, ना ही इनके साथ को अरकान है। हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे अरकान भी हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन फारूक साहब, अपोजिशन के इत्तेहाद और उनके एहतजाज के तोड़ के लिए हुकूमत क्या अब लाएअमल तरतीब दे रही है खास तौर पर? देखें, अपोजिशन का चाहे वो इत्तेहाद हो, चाहे इनका एहतजाज हो, इससे हुकूमत को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम जान चुके हैं आसिफ अली जरदारी को जो है वो जेल जाने का ख़तरा है। शहबाज शरीफ को अपने मकसूद चपड़ासी और मसरूर अनवर को वो बचाना चाहते हैं, उनको उस चीज़ का ख़तरा है। यही वजह है कि ये कभी सड़कों पे एक दूसरे को घसीटने वाले आज जो है वो नाश्ते करते नज़र आ रहे हैं, आज आपको लंच करते नज़र आ रहे हैं। 20-20 साल पुरानी ये यादें इनको याद आ गई हैं। इनको जो है वो इमरान ख़ान जो है वो पाकिस्तान की आवाम से उन्होंने वादा किया हुआ है कि इन चोरों से लूटी हुई दौलत वापस निकालेंगे। उसकी वजह से ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। इन्होंने पहले भी वज़ीर आज़म ने कहा था जब इनको हाथ पड़ेगा, जब एहतसाब का खौफ होगा, ये इकट्ठे हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इनको पहले भी नाकामी हुई, आइंदा भी नाकामी होगी। फारूक साहब, ये बात भी तो है कि अपोजिशन मुल्क में बढ़ती महंगाई को बुनियाद बनाकर हुकूमत पर तनकीद कर रही है। ऑब्वियसली क्या हुकूमत आवाम को रिलीफ थोड़ा सा देकर वोट बैंक थोड़ा मजबूत करने की ऑब्वियसली कोई प्लानिंग कर रही है? देखिए, जहाँ तक रहेगी बात महंगाई के हवाले से, ये तो महंगाई जो है वो एक आलमी सतह का मसला बना हुआ है। आप ये देखें कि अमेरिका के अंदर 1982 के बाद महंगाई जो है वो उनकी 7% होगी। 40 साल महंगाई के रिकॉर्ड वहाँ पर टूट गए। बरतानिया में, यूरोप के अंदर, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह के ऊपर महंगाई है। पेट्रोल $40 वाला $100 फी बैरल के ऊपर पहुँच गया। मुझे आप बताएं, जो हम सारा इंपोर्ट करते हैं, दालें आप जो हम 70% इंपोर्ट करते हैं,
खुर्दनी तेल जिसमें खाना पकाते हैं, जो घी है, वो $400-500 वाला $1300 के ऊपर चला गया। तमाम अशिया खुर्दोनोश के अंदर महंगाई हुई। तेल की कीमतों में, LNG के अंदर, आपकी फर्नेस ऑयल के अंदर, हर जिससे बिजली बनती है, वो तमाम चीज़ें महंगी हो गई। लेकिन इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने पेट्रोल के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगाया, आवाम को हमने रिलीफ फराहम किया। हम उनके लिए एहसास डिजिटल राशन प्रोग्राम हमारा तैयार है, वो लेकर आ रहे हैं। 1000 रुपया उनको सब्सिडी मिलेगी आटा, दाल, घी के ऊपर, वो उनको फराहम करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि आवाम के लिए वज़ीर आज़म साहब जो है वो बहुत जल्द एक पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं, जिसका वो अपने आवाम के साथ खिताब के अंदर जो है उसका ऐलान भी करेंगे और आवाम को हम भरपूर रिलीफ देंगे। हेल्थ कार्ड हम लेकर आए हैं आवाम के लिए, 10 लाख रुपया मुफ्त इलाज जो है वो पंजाब, KP के, इस्लामाबाद, AJ के, गिलगित बल्तिस्तान, थरपारकर की आवाम की जेब में 10 लाख रुपया डाल दिया है वज़ीर आज़म साहब ने। मुंतखब शुदा हस्पतालों से इलाज आवाम करवाएगी, उसका ख़र्चा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत अदा करेगी। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है। सास प्रोग्राम के तहत हम लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी तरीके से कामयाब जवान हमारा प्रोग्राम है, जिससे नौजवानों को कारोबार के लिए कर्ज फराहम किए जा रहे हैं। इसी तरह हमारा कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, जिसको हमने KPK से शुरू कर दिया है। 5 लाख रुपया जो है उसके अंदर बिलासूद कर्ज फराहम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमने अब लोगों की आमदन बढ़ाने के ऊपर भी जो है वो ज़ोर दे रहे हैं। बड़ी तेज़ी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन का सेक्टर चल रहा है, इससे मज़ीद रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं लोगों के लिए, और इंशाल्लाह उनकी आमदन भी हम आगे बढ़ाएंगे। और आपने देखा कि वज़ीर आज़म के जो उन्होंने तमाम जिन कंपनियों ने प्रॉफिट कमाया, मुनाफा कमाया, उनको ये कहा कि तनख्वाहें बढ़ाएं। बहुत सारों ने उसमें तनख्वाहों में भी इजाफा किया। तो हमारी ये कोशिश है कि लोगों की आमदन में भी जो है वो अब हम इजाफा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो इस वक्त हलचल हम देख रहे हैं सियासी मैदान में, ख़ासतौर पर अदम एतमाद की बातें हो रही हैं और जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, इस पर वो हमें कमेंट करे। तो सर आपका बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ा अहम मसला है जिस पर बात करनी है। बहुत सारे पाकिस्तानी तलबा हैं जो सख्त फंसे हैं, कुछ को निकाला भी जा रहे हैं, कि कोशिशें की जा रही हैं। तो इस पर हम देख रहे हैं कि जो रूस ने जो हमला किया यूक्रेन में, उसके बाद जो महसूर पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए अब कोशिशें वो तेज़ की जा रही हैं, लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सफ़ीर का ये कहना है कि सफारतखाना तरनोपिल मुंतकिल कर दिया गया है। यूक्रेन से 4000 पाकिस्तानियों में से 2500 निकाल लिए गए हैं। इस हवाले से जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे सफारतखाने के हुकाम ने कहा पाकिस्तानी तलबा पोलैंड आएंगे मगर किसी और मुल्क जाने से गुरेज करें। महसूर पाकिस्तानी तलबा का कहना है कि पोलैंड बॉर्डर पर बुलाकर सर्दी में छोड़ दिया गया। खाने पीने का सामान और रकम खत्म हो चुकी है। यूक्रेन से निकलने की कोशिश करने वाले 2 पाकिस्तानी नौजवान अली हैदर और तलहा हमारे साथ आज मौजूद हैं। और बड़ी कम से कम इस बात का है कि हमें अंदाज़ा भी था और उम्मीद कर इससे हमारा रब्ता हो, तो हमारे साथ ये मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अली और तलहा अब यूक्रेन में कहाँ हैं और कब से फंसे हुए हैं, अब तक क्या जवाब मिला आपको? आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो सबसे पहले हम लोग थे कीव में, ठीक है। जब फर्स्ट एयर स्ट्राइक अटैक हुआ था यूक्रेन में, तो हम लोग कीव में थे। उसी सेम डे में हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कीव को लेफ्ट करें और किसी सेफ साइड पे पहुंचे, क्योंकि कीव को भी थ्रेट्स थे। और फिर हम वहां से कीव से निकले अपनी मदद आपके तहत, ठीक है। हमारे फ्रेंड्स ने हमारी मदद की, जिसके पास कार थी उसने हमें अपने कार में ड्रॉप किया। सेकंड ये कि वहां से हम आए तरनोपिल, ठीक है। वहां पे किसी का कोई सेटअप नहीं था। हमारे भाई हैं पाकिस्तानी भाई जो तरनोपिल में होते हैं कुछ, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत वहाँ से एक बस का अरेंजमेंट किया, जिसकी वजह से हम उस बस में बैठ के पोलैंड बॉर्डर आए, ठीक है। और पोलैंड बॉर्डर से भी हम 30 किलोमीटर अवे थे, ठीक है। और वहाँ से हमने फिर वॉक की है 30 किलोमीटर की। उसके बाद हम पोलैंड बॉर्डर पहुँचे थे। अच्छा, वॉक के दौरान बीच में 15 किलोमीटर पे हमने एम्बेसी ऑफ पोलैंड पाकिस्तान एम्बेसी ऑफ पोलैंड पे हमने कॉल किए। हमने उनको बताया सर हमारे साथ 50 लोग हैं, फिर 50 स्टूडेंट हैं, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं। और उनको हमने अपने नाम और पासपोर्ट नंबर दोनों प्रोवाइड किए हैं पिक्चर्स के साथ। उन्होंने कहा है ठीक है, आपके 15 किलोमीटर हम चल चुके हैं। हमने उनको बता दिया कि अगर कोई ऐसी सिनेरी हो तो बता दो, हम बैक हो सकते हैं। और रात में -10 टेम्परेचर में अगर रात वाली वीडियो किसी ने देखी हो तो उसका आइडिया हो जाएगा। लड़कियां लड़के सब खुले आसमान के नीचे बिल्कुल ऐसे खड़े हुए थे, कोई मदद नहीं थी, कोई कुछ नहीं था,
किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था, इवन दो कि हमारे पास इतनी भी बैटरी नहीं थी कि फ़ोन चार्ज करके किसी को इन्फॉर्म कर दें। मतलब कोई सहूलियात हमें ऐसी प्रोवाइड नहीं की जा रही, स्पेशली किसी। अच्छा, जिस तरीके से अली बता रहे हैं कि कोई सहूलियात प्रोवाइड नहीं की जा रही, खाने के प्रॉब्लम्स हैं, फ़ोन उनके चार्ज नहीं हैं और शदीद सर्दी है जिसमें गुजारा करना बड़ा मुश्किल है बाहर। इसी पर हमारे साथ एक और भी हैं तलहा, जो कि वहाँ के स्टूडेंट हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि वो सब कहाँ पर मौजूद हैं। तलहा, बॉर्डर के पास आप कैसे पहुँचे? हमें ये इत्तलात मिली कि आप बॉर्डर के पास हैं। बताया हम लोगों ने जो है टर्नोपिल से जो है बसेस अरेंज वगैरह की थी और एम्बेसी की तरफ से हम लोगों को कोई बसेस प्रोवाइड वगैरह नहीं की गई थी। तो जैसे कि दानिश भाई और उमर भाई जो थे मेरे साथ थे, हम लोगों ने बाकी वेनेसिया से हो गए, कीव से हो गए, बाकी सबसे हम लोगों ने टेली किया था। सबको जो है हम लोगों ने एक ग्रुप में लेके आए थे यहाँ पर और फिर उसके बाद जो है हम लोग बसेस को वहाँ से लवीव तक लेके आए थे। लेकिन लवीव से जो है हम लोगों ने बसेस 30 किलोमीटर पीछे रुकवा दी थी और फिर वहाँ से हम लोग पैदल चल के आए थे। और वही जो मैंने आपको बताया, ये भी बता दीजिएगा, जब आप लोग सफर कर रहे थे तो आप लोग कितनी आप लोग के साथ खवातीन थी और अब आप लोग किस हालत पे हैं या खवातीन किस हाल में, जरा वो भी बता दीजिए प्लीज। उन लोगों ने हमारे साथ ट्रैवल किया था यहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी थी कि हम लोग ये करें कि लेडीज़ वगैरह को, जितनी हमारे साथ लड़कियाँ, हम लोग उनको पहले करते हैं यहाँ से एक प्रोसेस करवा के उनको हम लोग भेज दें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया और वो चले गई यहाँ से। तो अब ये है कि ये फर्स्ट चेक पॉइंट है यूक्रेन का, उसके बाद एक 2.5 किलोमीटर की वॉक है, फिर उसके बाद जाके ना आगे आपको पोलिश बॉर्डर मिलता है, फिर उसके बाद जाके जो है वो क्लियरेंस देंगे और फिर इंशाल्लाह फिर हम लोग आ जाएंगे पाकिस्तान। लेकिन तला अगर आप हम कैमरा घुमाकर जरा हमें मनाजिर दिखा देंगे, कितने और लोग ऐसे हैं जो इस वक्त आपके साथ फंसे हुए हैं, वो मनाजिर हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें। ये यहाँ से लाइन शुरू हो रही है और ये सारे हम लोग यहाँ पर बस यही हैं। और अगर मैं आपको आसपास का मंजर भी दिखा सकूँ तो थोड़ा सा देख लें। और ये लाइन बहुत लंबी है और ये पीछे तक जाती है। हम लोग सिर्फ अंदाजा कर सकते हैं और इस वक्त परेशान और दुआ कर सकते हैं। जरा ये भी बता दीजिएगा साथ साथ कि खाने का तो कोई मसला नहीं है, खाना कहाँ से अरेंज हो रहा है, कैसे अरेंज हो रहा है, कैसे मिल रहा है? अली से जान लेते हैं। अली, हमें ये बता दें, खाने के लिए जो उन लोगों ने जो स्टॉल लगाए हुए थे ना, बेसिकली फॉरेनर्स के लिए, इनकी गवर्नमेंट, इनके लोगों को सलाम है। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनकी हिफाजत करें। इन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें बांटी हैं कि आप लोग खाओ। और यहाँ पर आपको कावा, आप लोगों को और ये सारी चीज़ें गर्म करने के लिए आप लोगों को जो है ना चीज़ें मिल रही हैं यहाँ से। तो उसी तरीके से इन लोगों ने, जब हम लोग बाय वॉक आ रहे थे तो जो इनके विलेजेस हो गए, जो हमने विलेजेस वगैरह क्रॉस किए थे, वहाँ पर भी इन लोगों ने काफ़ी हम लोगों को हेल्प आउट वगैरह किए, जो यहाँ के इनके लोकल रहने वाले हैं। लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों ने हमें दिया था। और जहाँ पर हम लोगों ने रात को, हम लोग क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पर आए थे बॉर्डर के पास, तो बड़ी भगदड़ मची हुई थी और फिर हम लोग वापस अकोमोडेशन के लिए हम लोग चले गए थे, जो कि उन लोगों ने शेल्टर टाइप बनाया हुआ था। तो फ्री अकोमोडेशन था सारा कुछ और वहाँ पर गर्म था सारा कुछ, तो हम लोगों ने रात वहाँ पर गुजारी थी। अच्छा, आप लोगों का कोई घर में राब्ता हुआ? यकीनी तौर पर घर वाले आपके काफ़ी परेशान होंगे, घर पर कोई बातचीत हुई है, उनको आप अपडेट कर सकें, कुछ बता सकें? सर जी, हम लोग फैमिली के साथ हम लोग कम्युनिकेशन वगैरह तो कर रहे हैं। हम लोगों ने ये कर लिया था कि हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था, जबकि तकरीबन ऑलमोस्ट सारे जितने भी माँ बाप हो गए उनको जो है हम लोगों ने एक ग्रुप में बनाया हुआ था, रखा हुआ था और उनसे हम लोग की बात वगैरह होती रहती है। अभी भी हम लोग की हो रही है उनसे, और वो काफ़ी अभी जो है उनकी परेशानी काफ़ी कम हो गई है पहले से, तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है हम। लेकिन उम्मीद करते हैं आपकी परेशानी ख़त्म हो, जल्द से जल्द आप लोग यहाँ से निकल सकें। जिस तरीके से लोग मदद तो कर रहे हैं, लेकिन इतनी शदीद सर्दी है वहाँ पर कि गुजारा करना बहुत मुश्किल है, खाने पीने के मसाइल भी हैं। आई कैन ओनली इमेजिन। मेरी फैमिली के बहुत सारे, मेरे भाई, मेरे कजन्स, मेरी भाभी, ये लोग रशिया में पढ़े हैं, कुछ कीव में पढ़े हैं, तो वो बाकायदा बता रहे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वहाँ की ठंड का, क्या किस तरीके से हमारे जो पाकिस्तानी तलबाएँ और तालिबात हैं, अल्लाह करे उनके लिए बहुत आसानियाँ हों। शाज़िब वाली दुआ कि आप लोग बहुत जल्द वहाँ से बाहिफाजत एक ऐसी जगह पर हों जहाँ पर आप महफूज रह सकें। इसी हवाले से थोड़ा सा मेरे ख्याल है आप आगे बढ़ते हैं और इसी रशिया वर्सेस यूक्रेन सिचुएशन को डिस्कस करते हुए डिटेल में कि ये जो हम देख रहे हैं ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, अब मामलात अब काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं, दुनिया पर एटमी जंग के बादल मंडला रहे हैं। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि रूसी सदर ने एटमी डेटरेंट फोर्स को अलर्ट रहने का हुक्म भी दे दिया है, जो कि वाकई एक तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है। रूसी फोर्सेस के यूक्रेन पर हमलों में तेज़ी आ चुकी है। साथ में कीव की अगर बात करें तो कीव में दाखिल होकर क्रूज मिसाइल दागकर तेल और डिपो का
और साथ में गैस पाइपलाइन तबाह भी कर दी गई है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो जो सूरत हाल है वो बहुत अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। बिल्कुल, ऑब्वियसली यूक्रेनी हुकाम ने 4300 रूसी फौजी हलाक करने का दावा भी किया है। जंग वाकई में इस वक्त बहुत सिचुएशन वही वाली बात टेंस्ड हो चुकी है। जंगबंदी के लिए कोशिशें भी जारी हैं, जिसके तहत रूसी मुज़ाकराती टीम की जो है वो बिलाफोर्स बेलारूस आमद हुई है वहां पर। और क्या हमें कोई एक्सपर्ट ज्वाइन कर रहे हैं ताकि हमें मज़ीद बिल्कुल इसी मामले पर हम तफसीली बात कर लेते हैं कि ये मामला अब किस तरफ जा रहा है। हमें ज्वाइन किया है शो में बैनुल-अक़वामी अमूर खैर अस्मा वदूद साहिबा ने। अस्मा साहिब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। अस्मा साहिब सबसे पहले तो बताइएगा ये मामला अब जो हम देख रहे हैं, और क्योंकि जो एटमी डेटरेंट है रूस सदर की जानिब से उसको अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है, जो मामला बनते जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है और कहां जाकर रुकेगी? जी, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, ये सूरत-ए-हाल हमेशा से ही बहुत क्रिटिकल थी। इसमें आधी दुनिया तो वैसे ही इन्वॉल्व हो चुकी है वन वे और दी अदर। अभी भी यूक्रेन को प्रोवोक करके शायद नेटो और यूएस एक बैक स्टेप लेना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने इतनी रेजिलियंस दिखाई है यूक्रेन वालों ने कि बिला आखिर दे हैव टू जंप इन। और मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम कहा था ना कि ये परसेप्शन बेस्ड वॉर है, इसका कोई नोन रीजन नहीं है। रशिया जो है वो नेटो पे ट्रस्ट नहीं करता, नेटो जो है वो रशिया पे ट्रस्ट नहीं करता। दिस वॉर इज बेस्ड ऑन परसेप्शन। तो जब एक वॉर परसेप्शन की बेस पे हो ना, जिसका कोई नोन रीजन ना हो, जिसको अभी हम सारे एक थ्योरीज के ऊपर ही हमारा एनालिसिस है कि ये वॉर बेसिकली ये प्रोवोक कैसे हो गई, ये इंस्टिगेट कैसे हो गई। तो जो वॉर परसेप्शन बेस्ड हो उसका एंड आप रिसीव नहीं कर सकते। अभी पूरी दुनिया को बहुत रैशनली इसको अप्रोच करना चाहिए और इस पूरी सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करना चाहिए डिप्लोमेटिक तरीके से, वरना इसका मैग्नीट्यूड कॉम्प्रिहेंड नहीं किया जा सकता। तो आसमा जी, आप क्या समझती हैं कि ऐसे हालात में एक दूसरे के खिलाफ फौजी अलर्ट जो है वो करने के बजाय बातचीत की तरफ बढ़ा जाए? आप क्या समझती हैं? देखिए जी, 5वां दिन हो गया है और अब जैसे बेलारूस में जो निगोशिएशंस के लिए एक विलिंगनेस दोनों तरफ से दी गई है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन इसमें देखिए दोनों साइड से बहुत रिजिड स्टैंड्स लिए हुए हैं। जो रशिया है उसकी एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग डिमांड ये है कि नेटो की एक्सपेंशन नहीं होगी, स्पेशली क्लोज टू रशियन बॉर्डर। और यूक्रेन ये कहता है कि ये उसके एक एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी उसका राइट है कि वो अपने लिए जो बेहतर समझे उस तरफ वो इंक्लिनेशन शो करे, उस किस्म के उसके मुताबिकत रखते हुए वो डिसीजंस ले। तो हम फिलहाल एक डेडलॉक तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक स्टैंड ऑफ पोजीशन में मौजूद है। लेकिन जैसे ये बेलारूस के हवाले से जो एक निगोशिएशन की एक इब्तिदा हुई है, इसमें पूरी दुनिया को इस तरह से साइड लेने की बजाय एक कंसेंसस डेवलप करने के लिए, इस इलाके का सस्टेनेबल पीस इंश्योर करने के लिए एक डेडिकेटेड एफर्ट यहाँ पे लेना चाहिए। हम यहाँ पे सैंक्शंस देख रहे हैं, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से रशिया को निकाल देंगे, रशिया ने न्यूक्लियर वॉरफेयर की थ्रेट दे दी, तो एवरी डे द स्ट्रेस इज माउंटिंग, एवरी डे वो एक नया स्टैंडर्ड, एक नया क्राइसिस हमारे सामने आ रहा है सिचुएशन के हवाले से। तो इस वक्त ये बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, टेबल पे दोनों पार्टीज आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन को इंस्टिगेट करने की बजाय एक सस्टेनेबल पीसफुल सोल्यूशन इस चीज का जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। जितना टाइम इस वॉर को मजीद मिलेगा, जितना टाइम इससे ये वॉर फ्यूल होगी टाइम से, इसका स्कोप बढ़ता चला जाएगा। और बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रही हैं कि ये एक परसेप्शन बेस्ड वॉर अब बनती जा रही है और कोई बुनियादी वजह समझ भी नहीं आ रही, लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि एटमी हथियार की जो धमकी है वो भी दी जा रही है, और दूसरी जानिब जो आलमी ताकतें हैं उनकी जानिब से भी जो असलहा है वो फराम किया जा रहा है, वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल अब क्या बनती जा रही है, इसको कितनी जल्दी रिजॉल्व करना ज़रूरी है? बहुत जल्दी प्रायोरिटी पे रिजॉल्व करना जरूरी है। मैंने कहा ना, ये जो अभी बेलारूस में निगोशिएशंस हो रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि ये कम से कम एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। देखिए जी, रन ओवर कर रहे थे रशिया वाले, और आज 5वां दिन है वो कीव के अंदर उस तरह से
सुप्रीमेसी नहीं अटेन कर सके जैसे अंदाजा किया जा रहा था, इट विल बी लाइक इजी रन ओवर। बहुत रेजिलियंस यूक्रेन वालों ने भी शो की है। जिन ताकतों ने उसे प्रोवोक करके फिर अबैंडन करने की कोशिश की, अब उन्हें भी मिला आखिर, क्योंकि वॉर एक दफा स्टार्ट करने की आप में होती है कैपेसिटी, लेकिन उसको खत्म करना फिर इट्स नॉट इन योर हैंड। बिल्कुल, चाहे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, लेकिन आप एक दफा जब एक वॉर स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो उसकी फिर इख्तिताम जो है वो बेसिकली आपके हाथ में नहीं होता। तो यहाँ पे सैनिटी शुड प्रिवेल और इस मामले को प्रायोरिटी पे रिजॉल्व करने की जरूरत है। हम एक देखिए पोस्ट कोल्ड वॉर जो आपके हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में रहते थे, अमेरिका ने कभी भी किसी इकोनॉमिक या मिलिट्री माइट को चैलेंज नहीं किया था। अभी भी हम जितना भी हम कहते हैं ना कि जितना यूएस बेसिकली एक वॉर इकोनॉमी है जिसको अपनी वॉर को फ्यूल करने के लिए कहीं ना अपनी इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए कहीं ना कहीं इस किस्म के एडवेंचर्स करने पड़ते हैं। डायरेक्टली उसने कभी भी किसी भी मिलिट्री माइट को या आप इकोनॉमिक माइट को चैलेंज नहीं किया। यहाँ पे भी अगर हम सिचुएशन देखें ना, तो आप अमेरिका डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा। वो चाह रहा है कि यूरोप और रशिया आमने सामने आ जाए। यूरोप की डिपेंडेंस रशिया पे गैस के हवाले से है। अगर रशिया चाहे तो यूरोप की इकोनॉमी को क्रिपल कर सकता है अगर उसकी गैस की सप्लाई खत्म कर दे। इसी तरीके से अमेरिका से दूर होता जा रहा था यूरोप ट्रम्प के जमाने में। तो ये एक बड़ी डीप गेम जिसको हम कहते हैं ना, ये उस तरह से ये सिचुएशन इवॉल्व हो रही है। और अगर इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट देखा जाए तो उसमें यही है कि ये वॉर प्रिवेल करे, उसकी वॉर इकोनॉमी चल पड़े, वो डायरेक्टली कन्फ्रंट किसी को भी ना करे। अभी भी जिस तरीके से उन्होंने यूएस ने फ्यूल इन करना शुरू कर दिए मनी इन टर्म्स ऑफ वेपन एंड एड, तो इस तरह से ये सिचुएशन एक अमेरिका के लिए प्रिविलेज हो जाएगी। लेकिन इस रीजन के लिए, हमारे एशिया के लिए जहाँ पे नए होराइजन्स खुल रहे थे, हमारे पास अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, हमारे पास सी पैक है, हम एक नया एरा अपना शुरू कर रहे थे। हमारे लिए, यूरोप के लिए ये चीजें बहुत खतरनाक है और इसके बड़े इस खत्ते पर पाकिस्तान पर इसके जो असरात हैं वो मुरतब होंगे। बिल्कुल आप भी कह रही हैं, और इस जंग की वजह से नुकसान इस खत्ते को उठाना पड़ सकता है, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मुज़ाकरात होने बहुत ज़रूरी हैं, इस कशीदगी को कम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया इसमें मौजूद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और इस पूरे मामले पर आपने बड़ी डिटेल में हमें जिस तरीके से रहनुमाई फरमाई जो सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ शामिल कर रहे हैं आपका इंतजार सुबह सवेरे पाकिस्तान में। वी विल बी राइट बैक। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मनफी रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1691 पॉइंट्स की कमी हुई। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन स्टॉक मार्केट में क्या सूरत हाल है शाहजेब? और हम अपने जो नुमाइंदा 92 न्यूज़ शराज अहमद से जानते हैं। बिल्कुल शराज, हमें अपडेट कीजिएगा इस हफ्ते के पहले दिन स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो सूरत हाल कैसी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और ट्रेडिंग के आगाज़ के साथ ही मार्केट में मनफी रुझान देखा जा रहा है और ये मनफी रुझान गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी है और इसके असरात आज भी हमें स्टॉक मार्केट पर नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद मार्केट के आगाज़ के साथ ही 300 से ज़ायद पॉइंट्स की जो कमी है वो देखी गई और इंडेक्स 43,700 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में तकरीबन 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की जो गिरावट है वो देखी गई, जिसके बाद 44,000 पॉइंट्स की जो सतह थी स्टॉक मार्केट उससे नीचे आ गई और 43,700 पॉइंट्स की सतह पर हमें ट्रेड होती हुई दिखाई दी। शेयर्स की खरीदारी के बजाय फरोख्त को तरजीह दी गई सरमायाकारों की जानिब से, जिसकी वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसमें 250 अरब रुपए की जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई और इस वक्त स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,500 अरब रुपए की सतह पर आ चुकी है। इस हवाले से स्टॉक माहिरीन और स्टॉक ब्रोकर्स का यही मौकफ है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो सूरत हाल कशीदा होती जा रही है, जंग की
सूरत हाल की वजह से दुनिया भर की मार्केट्स जो हैं वो मनफी रुझान दिखा रही हैं, खास करके एशियाई ममालिक और वो ममालिक जो कि तेल दरामद करते हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती ही चली जा रही हैं और उसके असरात स्टॉक मार्केट पर भी जो है हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में मुसलसल जो है वो गिरावट का सिलसिला देखा जा रहा है। आज भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज भी मार्केट में मनफी रुझान रह सकता है। अलबत्ता आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कौम से खिताब भी किया जाएगा और सरमायाकारी और यूक्रेन और रूस के हवाले से जो है जो मामलात हमें दिखाई दे रहे हैं उस पर बातचीत की जाएगी। इस पर काफ़ी ज़्यादा जो सरमायाकार हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से कोई पॉलिसी मुरतब करेंगे, कोई पॉलिसी बयान आएगा जिससे स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी को फ़रोग मिल सके। और जो पैनिक की सिचुएशन है इस वक्त मार्केट में, जिसकी वजह से मुसलसल जो है शेयर्स की फ़रोग का सिलसिला जारी है और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता 10 रोज़ से जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है, उसमें कुछ कमी आ सके और स्टॉक मार्केट में एक मरतबा फिर कारोबारी सरगर्मियां जो है वो बहाल हो सके। इसी के साथ साथ सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो तमाम सेक्टर जो है इस वक्त मंफी नंबर जो है जो पैनिक है ये खत्म होना बहुत जरूरी है। शहनाज अहमद बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपडेट कर रहे थे और हफ्ते के पहले दिन जो सूरत हाल है वो क्या बन रही है इस हवाले से बता रहे थे, थैंक यू वेरी मच। और अब आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा अहम मामला है, एक बड़ा अहम फैसला है जिसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। हम आपको खबर ये दे रहे हैं कि खुला लेने वाली खवातीन को हक महर अब वापस करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल जो खबरें सामने आ रही हैं वफाकी शरई अदालत से इस्लामाबाद से कि खुला की बुनियाद पर तलाक लेने वाली खवातीन के हक महर की वापसी से मुतालिक जो तहरीरी फैसला है वो जारी कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनको वापस करने का पाबंद बनाया जाएगा। वफाकी शरई अदालत के इस फैसले का जो है वो तलाक रवां साल जो ये गुजरा इसमें 1 मई से दायर किए जाने वाले नए केसेस पर होगा। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर रिसर्च ऑफिसर अमी नजरियाती काउंसिल गुलाम माजिद साहब ने। आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। गुलाम माजिद साहब, आपसे पहला सवाल यह है कि शरई अदालत के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। फेडरल शरीयत कोर्ट का ये फैसला बहुत खुशाइंद है और कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक है। इस फैसले में जजेस ने और चीफ जस्टिस ने शुरू में इस बात पे जोर दिया कि पाकिस्तान की जो कानून साजी है वो आइन के तकाजे के तहत कुरान और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए और उन्होंने हुकूमत पंजाब के नुमाइंदों को ये कहा भी कि आप बताइए ज़रा असम्बली के अंदर जब बहस हुई तो कौन से ऐसे दलाइल थे जिनकी रूह से ये कानून बनाया गया। इस कानून के अंदर बात यह थी कि खुला की सूरत में औरत को पूरा महर वापस करने की बजाय एक सूरत में 50% वापस करने का कहा गया था और एक सूरत में 25% वापस करने का कहा गया था। तो उन्होंने कहा था इस तफरीक की वजह क्या है, कोई दलील सामने लाई जाए, लेकिन कोई दलील सामने, कोई डिबेट सामने नहीं लाई गई। तो अदालत ने कुरान और सुन्नत के बहुत अहम हवालाजात की रोशनी में यह फैसला किया कि कुरान और सुन्नत से ये पता चलता है कि अगर खुला औरत अपनी मर्जी से ले रही है, उसमें मर्द का कोई कसूर नहीं है, मर्द कोई हक तलफी उसकी नहीं कर रहा था, औरत की अपनी ज़ाती विल और ख्वाहिश है, उसकी वजह से वह खुला लेना चाह रही है, तो उसको कुरान और सुन्नत के दलाइल की रूह से पूरा महर वापस करना होगा। अदालत ने यहाँ पे कुरान पाक का हवाला भी दिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन का हवाला भी दिया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कुछ फ़ैसलों का और दीगर सहाबा के वाक़यात का हवाला दिया और इस फ़ैसले को मुज़य्यन और दलाइल से मुज़य्यन करके पेश किया कि औरत को अगर औरत की वजह से खुला हो रहा है तो पूरा महर वापस करना होगा। साथ उन्होंने इस बात की वजाहत भी की फ़िक़ही हवालों से कि अगर खुला मर्द की वजह से हो रहा है, यानी मर्द लालच में आ गया है और वो औरत को कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा, लेकिन छोड़ूंगा इस शर्त पर कि तुम मुझे जो है महर वापस कर दो, ऐसी सूरत में अदालत ने यह कहा है कि मर्द के लिए अच्छा नहीं है कि वो महर वापस ले ले, इसलिए कि कुरान पाक की एक आयत में इस तरफ इशारा मौजूद है कि जब मर्द एक औरत को छोड़ के दूसरी औरत को इख्तियार करने चाह रहा हो तो उसके लिए ठीक नहीं है कि वो दिया हुआ महर या दिया हुआ माल जो है वो वापस ले। जी अच्छा माजिद साहब, यहाँ पर ये बताइएगा, आप समझते हैं कि ऐसे इस किस्म के जो फैसले हैं अदालतों के, उसके बाद खुला के केसेस में कुछ कमी आ सकती है?
खुला के या तलाक के केसेस में आने ना आने का ताल्लुक तो कुछ और चीज़ों के साथ है, इसके साथ ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता आप आसानी के लिए समझने के लिए या आवाम को समझाने के लिए इतनी बात कह सकते हैं कि पहले कानून में शायद ये तरगीब मौजूद थी औरतों के लिए कि आप खुला लेती हैं तो लेती जाएं, आपको पूरा महर वापस नहीं करना पड़ेगा, आधा महर करना पड़ेगा, आधा महर वापस करना पड़ेगा या 25% वापस करना पड़ेगा। तो एक तरह की तरगीब का पहलू मौजूद था। और अब ऐसी सूरत नहीं है, बल्कि अब तो ये है कि पूरा का पूरा महर वापस करना पड़ेगा। तो शायद नफसियाती तौर पे एक असर पड़े कि हमें खुला लेने की सूरत में चूंकि पूरा महर वापस करना पड़ेगा, लिहाजा हम खुला का रास्ता इख्तियार न करें। तो एक नफसियाती वजह हो सकती है। जी बिल्कुल सही। हजरत, तलाक अल नज़दीक नापसंदीदा तरीन अमल में से एक है, ये बात हक है। हम वाकई में इस बात को जानते तो हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते। लेकिन क्या वजह है कि मौजूदा दौर में तलाक और खुला के मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं? जी हजरत। जी बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आपने उठाया है और इस पर बहुत सी तहकीकात हुई हैं, बहुत से सर्वे हुए हैं, लोगों ने मकाले लिखे हैं इस बात पे कि पाकिस्तानी माशरा हो या मगरबी माशरा हो, इस वक्त ख़ानदानी निज़ाम जो है वो शिकस्त और रेख्त का शिकार हो चुका है और तलाक और खुला के वाक़यात, फ़स्ख़ निकाह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ये दुरुस्त है कि तलाक के बारे में हदीस में नबी अलैहिस्सलाम वस्सलाम का फरमान मनक़ूल है कि ये अबग़ज़ुल हलाल इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ ये बिल्कुल नापसंदीदा तरीन चीज़ है। और एक रिवायत में खुला के हवाले से ये बात आई है कि जो बिला वजह मर्द की नाफरमानी के बग़ैर मर्द से खुला का मुतालबा करती हैं, उन पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, लोगों की भी लानत है। तो इसके बावजूद लोगों के यहाँ तलाक का रुझान और खुला का जो रुझान है, इसके बहुत से असबाब हैं, उनको तलाश करना बहुत ज़रूरी है। उनको अगर देखा जाए तो उसमें आप सरदस ये चीज़ देखें कि ख़ानदान का जो हमारा पूरा निज़ाम था, मुश्तरका एक निज़ाम हुआ करता था, वो बर्बादी की तरफ जा रहा है, अलग अलग होने का रुझान पैदा हो रहा है। इसके अलावा ये जो सोशल मीडिया है और हमारे मीडिया पर दूसरे ममालिक की फ़िल्में और ड्रामे जिसके अंदर ख़ानदानी निज़ाम की बर्बादी की सूरतें मौजूद होती हैं, वो बहुत बड़ी वजह है। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये बहुत ज़्यादा वजूहात ऐसी हैं कि जिनकी वजह से तलाक और खुला के वाक़यात हो रहे हैं। एक अहम बात की तरफ मैं थोड़ा सा इशारा करूं, तलाक की ज़्यादा एक वजह यह भी है कि लोगों को इल्म नहीं होता कि तलाक के नतीजे में असरात क्या होंगे, नताइज क्या होंगे। तो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि निकाह के मौके पर एक ख़ास किस्म की जहन साजी ज़रूरी है कि लोगों को बताया जाए तलाक के असरात ये हैं। और फिर एक और इक़दाम जिसकी तरफ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इशारा किया वो ये था कि 3 तलाक इकट्ठी देने का रुझान बहुत ज़्यादा है, जिसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का कहना यह है कि इस हवाले से एक कानून मुरतब किया जाए कि जो आदमी इकट्ठी 3 तलाक दे या कोई किसी के लिए इकट्ठे स्टाम्प के ऊपर 3 तलाक़ें लिखे, ऐसे अशख़ास के लिए कोई ताज़ीरी सज़ा हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये एक मामूल था कि उनके दौर में जो इकट्ठी 3 तलाक़ें देता था उनको वो कोड़ों की सज़ाएं देते थे। तो ये भी एक तरीका हो सकता है तलाक को रोकने का, यानी आप इल्म ज़्यादा करें, आगाही ज़्यादा करें, उसके साथ साथ इकट्ठी 3 तलाक़ें देने वालों को ताज़ीरी सज़ा दें। तो इससे इंशाअल्लाह कुछ तवक्को है कि ये चीज़ें, ये वाक़यात कम हो जाएं। जी अच्छा माजिद साहब, मैं खुला और तलाक के हुकूक से मुतालिक शरीयत क्या कहती है, इस हवाले से भी बताइएगा प्लीज़। हक महर के हवाले से यह है कि महर शरीयत का एक हक है। कुरान पाक में ये ज़िक्र है कि जब निकाह करो तो उसके बदले में कुछ महर अता करो। और इसकी लिमिटेशन के हवाले से एक अहम मसला ज़ेर बहस आता है कि क्या महर की कोई हद मुकर्रर है। तो कुरान पाक की जो आयत है सूरत निसा में कि वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतयतुम इहदाहुन्ना क़िंतारन फला ताख़ुज़ू मिन्हु शैया, इससे उलमा फ़ुक़हा और सहाबा के दौर में इस्तिदलाल किया गया कि कोई हद मुकर्रर नहीं है महर की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दफ़ा खुतबा दिया और ये कहा कि लोगों को मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा महर मुकर्रर कर रहे हैं, तो मैं इस पर पाबंदी लगाना चाहता हूँ, इसकी एक हद मुकर्रर करना चाहता हूँ। तो एक औरत ने खड़े होकर ये कहा कि ए उमर, तुम कुरान पाक के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला कैसे नाफिज कर सकते हो। तो हज़रत उमर ने कहा कुरान पाक में क्या है, तो उन्होंने यही आयत पढ़ी कि इस आयत में क़िंतार का जिक्र है कि अगर महर के तौर पर एक क़िंतार का माना गया है कि
माल का बहुत बड़ा ख़जाना भी अगर बतौर महर के दे दिया हो तो वो वापस ना लिया जाए। तो इससे मालूम हुआ कि कोई हद मुकर्रर नहीं है महर की, अलबत्ता कम अज़ कम हद मुकर्रर है कि उससे नीचे ना हो, उससे ज़्यादा हो सकता है। कम अज़ कम हद के बारे में कहा जाता है कि वो 10 दिरहम चांदी, दिरहम से मुराद ये वाला दिरहम नहीं है, वो चांदी का एक ख़ास मिकदार होती थी, वो वाली मुराद है कि उससे नीचे ना हो, उससे ज़्यादा हो सकता है। बाकी खुला और तलाक के हवाले से मैंने पहले भी जिक्र कर दिया कि खुला से मुराद ये होता है कि औरत कुछ महर वापस करने का कहती है या कुछ माल देने का कहती है और मर्द उसके बदले में निकाह छोड़ने का, निकाह ख़त्म करने का और तलाक देने का जिक्र करता है। खुला और तलाक दोनों ही निकाह ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद इद्दत होती है और दोनों ही अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा हैं। बिला वजह इनको इख्तियार नहीं करना चाहिए, इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई औरत बिला वजह खुला मांगती है, उसके बारे में मैंने रिवायत जिक्र की कि उस पर अल्लाह की लानत है, लोगों की, फरिश्तों की लानत है, और बाद रिवायात में कहा गया कि जो बिला वजह खुला मांगती हैं वो मुनाफिक हैं। इसी तरह तलाक के बारे में कहा गया कि निकाह करो और तलाक न दो। तलाक अल्लाह के यहाँ इंतहाई नापसंदीदा है और मबगूज़ तरीन चीज़ है। जी, बहुत शुक्रिया। लेने वाली खवातीन को हक महर वापस करना होगा, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे सीनियर रिसर्च ऑफिसर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल गुलाम माजिद साहब। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आप आए और आपने रहनुमाई फरमाई, और उम्मीद है कि आपने जो जिक्र किया उसकी बेसिस पे इज़दवाजी ताल्लुकात में अल्लाह पाक बरकतें, रहमतें और मोहब्बतें नाजिल फरमाएँ, ताकि ये जो अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा अमल है इससे कम जो है इसकी तरफ जाया जाए, इसकी तरफ बढ़ा जाए। यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान में शाहज़ेब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। और माया को बहुत खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि अब हम आपको एक बड़ा अच्छा मंजर दिखाने जा रहे हैं, फूलों की बात करने जा रहे हैं। और कराची में सजी खूबसूरत फूलों की नुमाइश मौसम बहार के करीब होने और साथ में उसकी खूबसूरती का एहसास दिला रही है। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पे सेल्फीज का दौर भी चल रहा है। जितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुंच रहे हैं, साथ साथ सेल्फीज भी ले रहे हैं। मैं भी आज फ्लावर बन के आई हूँ, तो ऐसा फूलों की नुमाइश से आई आज? नहीं, मैं सोच रही हूँ कि जाना चाहिए था वैसे वाकई में, लेकिन जब फूलों की नुमाइश होती है शायद कितना खूबसूरत लगता होगा ना, हर तरफ फूल ही फूल होते होंगे और मैसूर कुन खुशबुएं जो है वो हवा में जो होती हैं। और ये नुमाइश जो है सेल्फीज के लिए, जैसे कि शाहज़ेब ने बताया, ऑब्वियसली बहुत फूलों को देखकर ताजगी का एहसास और तस्कीन जो मिलती है। आइए आपको भी दिखाते हैं। और हमारे जो टीम मेंबर हैं जो कि अक्सर इस तरह की जो बड़ी इनफरादी किस्म की जगहें वहां पर लेके जाते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड जगहों पर होते हैं, और उनका नाम है शाहरुख अहमद, लेकर गए हमको और देखते हैं और दिखाते भी हैं साथ साथ। कराची में हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ्लावर एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। इस एग्जीबिशन का मकसद शहरियों और कुदरत को करीब लाना है। इस 70वें फ्लावर एग्जीबिशन में देख के ऐसा लग रहा है कि कराची नहीं, अच्छा ये एग्जीबिशन क्योंकि ये 70th एग्जीबिशन है जी, तो ये इसमें आप कब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैं तो लास्ट 20 ईयर्स से काम कर रहे हैं हम लोगों का लेडीज हॉर्टिकल्चर पिछले में और इसमें क्या फ़र्क आप देख रही हैं? क्या लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है? बिलियन ट्री मंसूबे का शौक बढ़ रहा है, लोग आके लेने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हमें बहुत चीज़ें बेसिक बताना पड़ती थी, अब लोग थोड़े। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि सुबह से घूमते घूमते शाम हो गई, लेकिन मेरा यहाँ से जाने को जी नहीं कर रहा। इस तरह के इवेंट्स कराची वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। तो शाहज़ेब और माया, आप अपना शो एंजॉय करें, मैं यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल शाहरुख अहमद, हम यहाँ विजिट जरूर करेंगे, लेकिन क्योंकि आखिरी दिन था तो अब हमारा दिल चाह रहा है कि हम यहाँ पर जाते हैं। लेकिन आपने जिस खूबसूरती से पूरा ये सेगमेंट तैयार किया है, मेरे ख्याल में नाजरीन भी बहुत खुश हुए होंगे। बहुत मजा आया शाहरुख भाई, थैंक यू सो मच। वर्टिकल गार्डन्स में तो वैसे में नजर थी और आपने और जो है ना वो सोच पुख्ता कर दी, जिसके लिए बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं शाहज़ेब, हमारा जो सेगमेंट है बहुत अहमियत का हामिल है। अब खवातीन की सेहत से मुताल्लिक हम बात करेंगे। जैसा कि पाकिस्तान में दौरान ज़च की खवातीन की अमवात बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा
रिपोर्ट होती हैं, और ऐसा बताना है एसोसिएशन ऑफ मदर्स एंड न्यू बॉर्न्स का, जिसके मुताबिक नौजवान खवातीन में 12% अमवात ज़चगी की पेचीदगियों से होती हैं, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि दौरान ज़चगी खून ज्यादा बह जाने से या पोस्टमार्टम हेमरेज से होने वाली अमवात 41% है। ये रिपोर्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान मैटरनल और मोर्टेलिटी सर्वे 2019 के मुताबिक इन खवातीन की उम्र 15 से 49 साल है, और ये वो खवातीन हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं और वो सेहतमंद होती हैं उसके बावजूद। इस पूरे मामले को समझने के लिए आज हमें दावत दी है। हमने हमारे साथ मौजूद गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रोजीना मुस्तफ़ा ने हमें ज्वाइन किया, जिसके लिए हम बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत इम्पोर्टेंट मौजू पे आप आज आई हैं, और वाकई में मैं चाहती हूँ कि आज आप बाकायदा लोगों को समझा के जाएँ और हमें इस बारे में मालूमात सही होनी चाहिए। क्या वजह है पाकिस्तान में दौरान ज़चगी खवातीन की अमवात की जो शरह है वो बहुत बढ़ गई है? फर्स्ट थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैटरनल मोर्टेलिटी। तो जैसा आपने जिक्र किया कि इंक्रीज़ हो रही हैं, अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द प्रीवियस सर्वे जो कि पाकिस्तान डेमोग्राफिक का हुआ था 2006 एंड 2007 का, तो उसमें था 286 फिगर, और अगर आप पीछे जाएंगे तो वो इंक्रीज थी कंपैरेटिवली। विद पैसेज ऑफ टाइम हम लोअर लिमिट पे आ रहे हैं, बट नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। तो अब हमारा जो आपने कहा 2019 का सर्वे है, दैट शोज 186। तो देखिए ना, 2 से तो हम कम आ गए ना, लेकिन स्टिल डिजायर्ड एग्जैक्टली, बट नॉट द डिजायर्ड वन, जो कि हमारा एक पहले था कि मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल का, फिर अब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होने चाहिए, यानी 2030 तक हमें अपनी रेशियो को बहुत कम करना है, दुआ है कि खत्म नहीं हो जाए, लेकिन तो एग्जैक्टली, लेकिन हम चले टू अ मिनिमम तो कर सकते हैं ना, अगर हम उसको मिनिमम कैसे। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले मेरे ख्याल है बुनियादी वजह की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल, बुनियादी वजह क्या है? खुराक सही नहीं है या और कोई वजूहात भी ऐसी हैं जो आप शेयर करना चाहें? देखें, जो ये मोर्टेलिटीज हैं ये ज्यादा रूरल एरियाज में होती हैं। सही है, ठीक है ना। तो अब आप रूरल एरियाज में जाके देखें तो वही मेल नरिशमेंट इज वन ऑफ द मेन फैक्टर। ठीक है, फिर अर्ली मैरिजेस, ठीक है, अर्ली मैरिजेस में द गर्ल इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज एंड फॉर द प्रेगनेंसी फिजिकली एंड मेंटली, और फिर उनमें ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस ये ज्यादा चाहिए। देन इज द डिलीवरी एट होम, जो हमारा ये है कि वही कल्चर अभी तक रूरल एरियाज में चल रहा है कि दे वांट टू डिलीवर बाय दाई, ठीक है, नॉट इवन बाय द ट्रेन स्टाफ, वही दाई का अभी कल्चर है, ठीक है, इट्स स्टिल एग्जिस्टिंग। ठीक, तो वो फैक्टर भी आ जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर ये हमारी मोर्टेलिटी, फिर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं टुवर्ड्स द मैटरनल मोर्टेलिटी। बिल्कुल, जैसे आपने अब यहाँ निशानदेही की कि ये वजूहात होती हैं इस तरह के होने की। अब ये अगर बात करें कि इस सिचुएशन से रोकने के लिए प्रिवेंशन हमारी क्या होनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, द बिग नोज। हाँ, अभी देखें, अभी आपने जिक्र किया था पोस्टमार्टम हेमरेज, बिल्कुल ठीक है ना। हमारे पाकिस्तान में दिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी। वो विद इन 24 आवर्स बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, इवन आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। ये एक बात नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई है तो इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, दैट कैन हैपन, बट ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स फॉर दैट, ठीक है ना। उनको तो हम एक साइड पे कर देते हैं कि रिस्क फैक्टर्स जो है ना, वो उसकी डिस्कशन पोस्टमार्टम हेमरेज इज सेपरेट एंटिटी टू डिस्कस। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन जो है वो स्टार्ट होती है एट द ग्राउंड लेवल, ठीक हो गया, ठीक है, फिर ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में और फिर गवर्नमेंट लेवल तक जाती है। अब ग्राउंड लेवल पे आप देखें कि अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस में मैं ये कहती हूँ कि इट्स नॉट ओनली द अवेयरनेस ऑफ अ वुमन बट द अवेयरनेस ऑफ द फैमिली रिगार्डिंग द क्रिटिकल सिचुएशंस एंड रिगार्डिंग द एंटीनेटल केयर, और प्रेगनेंसी कब लेनी है और स्पेसिंग का क्या फर्क पड़ता है। अब आप देखें कि हमारे यहाँ होता है बहुत, अभी तक जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस है वो बहुत कम है, इसीलिए कि लोग ये समझते हैं कि शायद ये हम करेंगे
तो हम इसके बाद फर्टाइल नहीं रहेंगे। पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, क्या होगी, ये डॉक्टर्स अपने हो जाएगा। हम फैमिली को नहीं रोक रहे, हम नहीं चाह रहे कि आप अपनी लिमिट, आप 4 बच्चे चाहते हैं, 5 बच्चे थे, बट देयर मस्ट बी सम स्पेसिंग सो दैट द वुमन कैन रिवाइव फ्रॉम द फर्स्ट प्रेगनेंसी और फिर वो अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार कर ले। एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर साहब इस शरह को खास तौर पर कम करने के लिए अब करना क्या चाहिए, इक़दामात क्या उठाने चाहिए, क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? अब देखिए, एक तो यही आगे अब आपका मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल, अवेयरनेस आप करेंगे, फिर जब अवेयरनेस आएगी तो उनको ये होगा कि देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर। ठीक है, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स होने चाहिए। उसमें आपका डॉक्टर साहब आपकी बात काट रही हूं, आपकी इसी बात को मैं उसी कहूंगी, प्री डिटेल में बताएं, लोग चेकअप के लिए नहीं जाते, ये क्या माइंडसेट है डॉक्टर साहब? मैं इसमें कहूंगी अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो शायद उनको फाइनेंशियल उसमें होता है कि हर दफा जी डॉक्टर फीस ले लेता है, लिख के क्या देता है, वो तो लिख के यही दे रहा है कि जी ये खाएं बस, बिल्कुल, और इन्वेस्टिगेशंस लिख के दे देते हैं। बिल्कुल ठीक। अब काउंसलिंग हम करते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। ऑफ कोर्स कुछ लोग हो सकता है ना करते हो काउंसलिंग, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी डॉक्टर्स जो हैं वो बताते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है और कब कब करवानी है, ये सब हम उनको बताते हैं। सेकेंड इज फार अवे एरियाज हैं, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, अगेन फाइनेंशियल, उनके घरों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हस्बैंड कहते हैं अब अभी तो तुम ठीक हो, वही बात आ जाती है कि हम तुम्हें तो क्या हुआ है? हाँ, तुम्हें क्या, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। ठीक है ना, टेस्ट नहीं कराते, क्या जरूरत है जाने की? एग्जैक्टली, क्या जरूरत है, ये बार बार डॉक्टर्स तो टेस्ट लिख देंगे, अच्छा तो खा रही हो। फिर वो जो कहते हैं ना जेंडर इनइक्वालिटी थोड़ी सी वो भी आ जाती है कि खवातीन की सेहत की तरफ तो तवज्जो देनी ही नहीं है। सेहत की बात के वो वाली बात के अक्सर हम लोगों को भी नहीं पता चलता, मतलब अगर मैं हम फैमिली के लोगों की बात करते हैं, हमें नहीं पता चलता कि फला फला बच्ची में या फला फला बहू में या भाभी में या बहन में आयरन की, खून की कमी है। ये कैसे, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ये बात, जरा इस पर भी जरा रोशनी डाल। अभी हमने कहा था ना मेल नरिशमेंट की बात की थी, ठीक है ना, आप देखें कि रूरल एरियाज में तो बहुत होता है एनीमिया, द मोस्ट प्रेवलेंट कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टॉप मोस्ट इस वक्त है एनीमिया। ठीक है, तो अब उसमें ये होता है कि जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे, जो माइल्ड एनीमिया होता है वो यू कैन नॉट डिटेक्ट और डायग्नोज। अच्छा, माइल्ड तो पता, माइल्ड नहीं पता चलता। वो ये होता है कि माइल्ड जब मॉडरेट टू सिवियर चलता है, जब सांस लेने में तकलीफ आती है या चेहरा पीला दिखना शुरू हो जाता है लोगों को, तो फिर लोग इन्वेस्टिगेशन की तरफ शायद आ जाएं कि जी ये है। तो जो हमारा अभी था ना एम था ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर, वो यही होती है कि स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हम देखते हैं, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हमारा सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी है। फिर उसके बाद हम ये एनीमिया को रूल आउट करते हैं और उसकी प्रिवेंशन करते हैं। जब एनीमिया हो गया और प्रेगनेंसी में रूटीनली वी यूज टू गिव आयरन, तो वो उससे हम प्रिवेंशन करते हैं। फिर बाकी वही बात आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, इम्प्लीमेंट हो, उसमें एक कंटिन्यूटी चलती जाए ना, एक मेंटेनेंस आती जाए। ये नहीं कि एक आज काम हमने कर तो दिया, लेकिन आप देखेंगे कि उसका फॉलोअप नहीं होता उस काम का। तो ये हमारे तो डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है कि हम तो घरों में, खासतौर पर हमारे फैमिली सिस्टम्स में हम टोटकों पे रिलाय कर रहे होते हैं और ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रुझान इसका पाया जाता है। लेकिन आपके ख्याल में इसको भी रोकना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। टोटकों से तो बिल्कुल अब वो खराब करके आ जाते हैं ना केस, फिर हमारे पास टाइम नहीं होता। एक पेशेंट है अगर एनेमिक है और वो टर्म पे आ गई है, वी डोंट हैव द चॉइस कि हम उसको ओरल सप्लीमेंट्स दें। उस वक्त ओरल सप्लीमेंट्स काम नहीं करेंगे, उस वक्त ब्लड फिर हमें चाहिए होगा। तो डॉक्टर साहब आपने गाँवों कस्बों और उस तरह के जगहों की भी हवाले से बात की कि ऑब्वियसली वहाँ पर फाइनेंशियल भी एक चैलेंज है, सफर बहुत दूर दूर का होता है। मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर अब आप ये बताएं कि एक आम बच्ची इस वक्त आपको देख रही है जिसको नहीं पता उसको कहाँ जाना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ हर तरह की क्लास की, पढ़े लिखे शऊर याफ्ता भी है, जहाँ एक्सेस नहीं उधर की भी। उसको अपना ख्याल खुद रखने के लिए किन चीजों का पता होना चाहिए कि तुम्हें अंदर ये है तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम्हें ये है, तुम्हें फील हो रहा है, तुम्हें क्या चाहिए, जरा उसको भी जरा पता चले आपके थ्रू। जी, अब देखिए अगर यंग बच्ची है और उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपना चेकअप कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी कि साइकिल उसका आगे पीछे हो रहा है, उसका है, और उसके बाद अगर उसको एनीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, थायराइड के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो वो इस तरह फिर हम डायग्नोज करते हैं। यानी उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक नॉर्मल से हट के मुझ में कोई सिम्टम आ रहा है, तो इस पे तुम नजर रखो, तो नजर रखें, ठीक है ना।
अच्छा, तो फिर उनको खुद ही अवेयरनेस आ जाए। फिर स्कूल लेवल पे आप कराएं, चले ठीक है, अगर ये नहीं है, स्कूल तो हर जगह है ना, बिल्कुल, तो स्कूल में आप थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम करा दें। छोटे बच्चों के हल्के हो जाते हैं बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब, ये डार्क एरिया हो जाता है, इसी वजह से ना, खून की कमी की वजह से। ये खून की कमी के ही सिम्टम्स हैं, इसकी तशखीस बगैर टेस्ट के भी की जा सकती है या और कोई सिम्टम्स ऐसे होते हैं इससे पता लगता है कि आप में खून की कमी हो रही है? बगैर टेस्ट के सिर्फ ये कि जब वो जरा ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपको बगैर टेस्ट के पता चलेगा। जैसे मैंने कहा सांस की है, ये आपने कहा लैक ऑफ कंसंट्रेशन आ गई, हाथों का पीला होना, तो ये तो फिर आगे चल के आ जाता है ना। बट स्क्रीनिंग जो होती है ना, वो होती है कि आप एक टेस्ट करवा लें। लाइक हम कहते हैं कि किसी को आपने फर्स्ट विजिट पे आते हैं तो हम उस वक्त एक टेस्ट कराते हैं। उस टेस्ट का मकसद ये होता है कि हम ये देख लें कि इसमें आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी अगर आप बात करते हैं तो एक तो हमारी बॉडी में जो हमें टेस्ट के जरिए नजर आ रहा होता है, एक और टेस्ट होता है जो हमें स्टोर्स बताता है, यानी आयरन का स्टोर भी हमारी बॉडी में मौजूद है, जो कि उस वक्त काम करता है जब हमारी आयरन डेफिशिएंसी होती है और हमें कोई सोर्स नहीं मिल रहा। हाँ एग्जैक्टली, हमें सोर्स नहीं मिल रहा होता और वो फिर हम अपना स्टोर यूज करते हैं। जैसे किचन का एक स्टोर होता है तो उससे हम चीजें निकाल के यूज कर रहे होते हैं। वो स्टोर भी जब खाली हो जाएगा तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो जब हम उनको सप्लीमेंट्स देते हैं या इंजेक्शंस देते हैं तो पहले स्टोर फिल होता है और फिर उसके बाद बॉडी की रिक्वायरमेंट फिल होती है। और जब प्रेगनेंसी भी देखें कि दो हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं, एक मदर है, एक बेबी है, फीटस है, तो फीटस की भी रिक्वायरमेंट है, वो मदर का ब्लड ही जा रहा है फीटस को, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन जो है वो तो थ्रू मैटरनल ब्लड हो रही है फीटस को। तो मदर की सेहत अच्छी होगी तो फीटस फिर अच्छा बनेगा, अदरवाइज फीटस में कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएंगे। बिल्कुल, और वो वाली बात कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी हो रही है तो आप सबसे पहले आपको पता चलता है, आपका सिस्टम आपको बताता है। एंड आई थिंक वो एक चीज जिस तरह अमवात का रेशियो आपने बताया, और वो भी रिसर्च सर्वे के हिसाब से कि वो खवातीन सेहतमंद थी जिनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, उसके बावजूद वो जो है अमवात का जो है वो शिकार हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उसमें ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है दो कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज होती हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल होती है, ठीक है। एक 40 इयर्स की अगर प्रेग्नेंट होगी तो उसमें रिस्क फैक्टर्स जो है ना वो डबल हो जाता है। शी कैन बिकम डायबिटिक, शी कैन बिकम हाइपरटेंसिव, ठीक है, और उसमें पोस्टपार्टम हेमरेज, रिपीटेड डिलीवरीज के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो हर चीज बड़ी ग्रीन होगी, हाँ, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अहम मौजू पे आपने आज हमें वक्त दिया और इंशाल्लाह कभी इस तरह का और मौजू होगा हम जरूर आप देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत सीखने को भी मिला। आई एम रियली होपफुल कि तमाम जो बहन बेटियां और माएँ सुन रही हैं, प्लीज आज के सेशन को जरूर समझिएगा कि आपकी सेहत के लिए क्या जरूरी है। आपको अगर वाकई में एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देना है तो आपका सेहतमंद रहना कितना जरूरी है। शाहजेब और माया को सिर्फ कल तक के लिए दीजिए इजाजत। शाम 4 बजे हमारा रिपीट देखना ना भूलिएगा। सियासी सरगर्मियां, स्पोर्ट्स की अपडेट और बहुत कुछ होगा कल सुबह सवेरे पाकिस्तान में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।